दोस्तों, वेल्डिंग होते हुए तो सब लोग देखे होंगे, लेकिन वेल्डिंग मशीन काम कैसे करता है, अलग अलग करंट का आउटपुट कैसे निकलता है वेल्डिंग मशीन से, और जब इतना हाई एम्पेयर का करंट आउटपुट में आता है तो जो लोग वेल्डिंग करते हैं उनको तो वेल्डिंग करंट लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता होगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं कोशिश करूंगा वीडियो के अंत तक आपको मिल पाए। दोस्तों, हमारा वेल्डिंग मशीन को MMA भी बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन। तो हमारा जो MMA है वो बेसिकली 4 टाइप्स का रहते हैं। एक है ट्रांसफार्मर टाइप, दूसरा है रेक्टिफायर, तीसरा जनरेटर टाइप और चौथा है IGBT टाइप। ट्रांसफार्मर इज ए मशीन which converts high voltage of low AC to low voltage of high AC and vice versa। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का रहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है, और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करता है। हमारा जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ये एक ट्रांसफार्मर बेस्ड वेल्डिंग मशीन है। ये इनपुट साइड है और इनपुट साइड पे यहाँ पे लिखा है कि 2 फेज एंड 3 फेज मशीन। तो ये मशीन 2 फेज में चल सकता है और 3 फेज में भी चल सकता है। अभी हम लोग इसको 2 फेज का सप्लाई दिए हुए हैं और ये इनपुट साइड है, और ये वाला पोर्शन जो है ये आउटपुट साइड है। तो इसका जो ये है इसको केसिंग बोलते हैं। ये है इसका रेगुलेटर, इसको बोलते हैं। ये हमारा एर्थ केबल है और ये एर्थ क्लैंप है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये है इलेक्ट्रोड होल्डर केबल। ये है हमारा वोल्टेज इंडिकेटर जो इनपुट वोल्टेज को शो करता है कि कितना इनपुट वोल्टेज है, और ये एक इंडिकेटिंग लाइट है कि हाँ मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो पता चलता है इससे। अभी हम लोग इसका इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे। तो ये हमारा इनपुट साइड है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो कि बड़ा रहता है वो सेकेंडरी होता है और जो छोटा है वो प्राइमरी होता है, या फिर जिसका मतलब मोटा वायर लगा होता है वो सेकेंडरी होता है और पतला वाला प्राइमरी होता है। हम लोग सिंपल वर्ड में देखेंगे, इनपुट साइड जिससे कनेक्ट होता है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो हम लोग इनपुट साइड को ट्रेस करते हैं। ये रहा हमारा इनपुट साइड, ये यहाँ से होके ऑन ऑफ स्विच को गया है, ऑन ऑफ स्विच से होते हुए ये इस वाले वाइंडिंग पे आया है। तो इससे हम लोग को पता चलता है ये जो वाइंडिंग है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये वाला जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर में एक कोर रहता है जो कि इसको हम लोग कोर बोलते हैं, और ये हमारा फैन है। जब हम लोग का वेल्डिंग का काम चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, हीट को रेडिएट करने के लिए ये फैन लगा रहता है। तो ये काम कैसे करता है, जब हमारा सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचेगा, जब हम लोग सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचेगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकलेंगे जो कि दिखाई नहीं देगा लेकिन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेकेंडरी वाइंडिंग को जब कट करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग EMF बोलते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कोर है उसमें भी एक करंट निकलना चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो निकलता ही है। तो वो एक लॉसेस है, और वो लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोर को लेमिनेट करते हैं, जिससे कि एडी करंट लॉस का कम हो पाए। देखिए, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न्स रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर्ड विथ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा टर्न्स ज़्यादा है तो जो भी, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है, तो प्राइमरी वाइंडिंग से जब वोल्टेज जाके सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 400 वोल्ट देते हैं, तो 400 वोल्ट प्राइमरी में आता है और सेकेंडरी में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज 40 या 50 वोल्ट का रहता है, और उस रेंज के वोल्टेज से हम लोग आउटपुट में 300, 400, 500 तक भी करंट निकाल सकते हैं आउटपुट से।
तो वेल्डिंग मशीन कैसे काम करता है अभी देख लिए। अभी देखेंगे कि हम लोग करंट को कैसे इतना ज्यादा वेरी कर सकते हैं। तो ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हम लोग जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इसका जो लीवर है ये ऊपर आना चालू हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो लीवर जो है वो नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएट होना चालू हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्मिनल्स है। जिस टर्मिनल को वो टच करेगा लीवर जाके, वहां का जो वोल्टेज है और करंट है वो आउटपुट में आएगा। तो एक एग्जांपल है, 54 वोल्ट का 54 वोल्ट को ये टर्मिनल, ये लीवर जाके टच कर रहा है, तो 54 वोल्ट का जो करंट है, सपोज उसका 54 वोल्ट का करंट है 220 एम्पियर, तो 220 एम्पियर का करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। अभी देखते हैं कि आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रोड को फिक्स करता हूं। जब मैं इसको टच करूंगा तो क्या होगा कि हमारा जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रोड होल्डर से, इलेक्ट्रोड केबल से होके इलेक्ट्रोड होल्डर को आएगा, फिर इलेक्ट्रोड से होके मेटल में जाएगा, या फिर इसको पेरेंट मेटल भी बोलते हैं। पेरेंट मेटल में जाने के बाद एर्थ क्लैंप से होते हुए फिर से वो एर्थ केबल से होते हुए फिर मशीन को चला जाएगा। तो ये कंप्लीट क्लोज सर्किट होता है। तो वेल्डिंग करने के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क गैप। अगर हम लोग इसको टच कर लेंगे तो क्या होगा कि पूरा क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो वेल्डिंग होगा नहीं उससे। वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा गैप मेंटेन करना जरूरी रहता है। जब हम लोग गैप मेंटेन करते हैं तो क्या होगा कि जो ये हाई एम्पियर का करंट है एयर के थ्रू होते हुए मेटल में जाएगा, तो जबरदस्त आर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। तो वही जो आर्क है वो मेटल को और इलेक्ट्रोड को दोनों को मेल्ट करने के लिए काफी रहता है। अभी देखते हैं दोस्तों कि जब आउटपुट में हमारा 300 एम्पियर 400 एम्पियर का जब करंट रहता है, तो हम लोग जो वेल्डर इसमें काम करता है उसको तो ज़्यादा खतरा रहता होगा कि कभी भी उसको करंट लग सकता है। तो करंट लगने का चांस है, लेकिन इतना भी ज़्यादा है उसको डेंजर नहीं रहता है। उस करंट उस टाइम लगेगा जब बॉडी के थ्रू एक क्लोज सर्किट बन जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग इसको एर्थ क्लैंप को भी पकड़ लिए, अगर अभी इस पोजीशन पे अगर खाली हाथ में अगर कोई वेल्डर ये मेटल को टच कर लेता है, उस टाइम पे करंट लगने का चांस रहता है। लेकिन वो भी इतना ज़्यादा 400 एम्पियर का करंट है तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ही करंट लगेगा। रीज़न क्यों है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा करंट रहेगा तो ज़्यादा डेंजर रहता है, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तब हम लोगों को डेंजर रहता है कि करंट का। लेकिन इसमें क्या है कि आउटपुट में जो वोल्टेज रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट 80 वोल्ट तक रहता है, जो कि एक वेल्डर के लिए इतना खतरा नहीं रहता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ज़्यादा खतरा नहीं रहता है वेल्डिंग मशीन से। अगर इनपुट साइड में जो रहता है, अगर वहाँ पे कोई टच कर लेता है तो ऑब्वियसली इनपुट साइड में 2 फेज, सिंगल फेज या 3 फेज का जो वोल्टेज रहता है वो डेंजर रहता है। लेकिन आउटपुट साइड में वोल्टेज कम होने के कारण इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कुछ क्वेरी से या डाउट से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।